हाँ जी, good morning to all of you present in this morning session. Day before yesterday, we were making the discussion चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपके कुछ कन्वेंशंस थे और आपके कुछ अजम्पशंस थी। तो हम अजम्पशंस के अंदर आए हुए थे। तो अजम्पशंस में आपके पास हैं जो अजम्पशंस थे वो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो फर्स्ट अजम्पशंस आपका था गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या गोइंग कंसर्न अजम्पशंस। ठीक है, यानी बिजनेस जो है आपके अकाउंट उसी के बनते हैं अगर बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। एक दिन या 2 दिन बिजनेस किया तो उसके अकाउंट नहीं बन सकते। सेकंड इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सेकंड आपका है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी होता है कि एक रूपता, कि आप सभी प्रकार के मेथड जो हैं, जो भी आप मेथड्स लगाते हैं अकाउंटिंग में, वो हर साल में वही सेम ही रखें, उनको चेंज करने की कोशिश ना करें। और थर्ड इज एक्यूरल कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट मीन्स any transaction has take place in business that will be recorded immediately. Means we will not record at the cash basis, we will record on accrual basis as we discussed in the last chapter. ठीक है जी। नेक्स्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मीन्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब ये हुआ कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस और बिजनेसमैन जो एक दूसरे से अलग माने जाते हैं। व्हेन बिजनेसमैन इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस देन इट इज रिकॉर्डेड एज द नेम ऑफ कैपिटल, एंड व्हेन बिजनेसमैन विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस देन इट इज रिकॉर्डेड एज ए विड्रॉल और मनी मीन्स एज ए ड्राइंग। तो हम बिजनेस को बिजनेसमैन से अलग मानते हैं। फिफ्थ इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट concept. Money measurement concept says that any transaction which can be measured in term of money that will be recorded. कोई लड़ाई झगड़ा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। Accounting period concept means the accounting year will be of 12 months, means that can be financial year or that will be a calendar year। यानी 1 जनवरी से आपका 31 दिसंबर भी हो सकता है, या फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमें अभी कर रहे थे वो आज हम शुरू करेंगे कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। सेवंथ इज कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि व्हेन यू परचेज एनी एसेट यू शुड रिकॉर्ड एट दैट वैल्यू। कि मान लो अगर आपने 2 लाख रुपीज़ की अगर मशीनरी खरीदी है तो यू विल रिकॉर्ड इमीडिएटली एज द अमाउंट ऑफ 2 लाख। यानी अब वो 2 लाख की मशीन खरीदी, नाउ एवरी ईयर यू विल चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप उसके ऊपर जो लगातार डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहेंगे। तो इस प्रकार से एक दिन ऐसा आएगा कि मशीन विल बी जीरो। ठीक है, पर हम ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम इसको मार्केट वैल्यू पे नहीं ले सकते। कभी ये ना हो कि मान लो हमने बिल्डिंग खरीदी थी एंड बिल्डिंग आज और रुपीज़ 20 लाख and we recorded it on 20 lakh, then we will get it a depreciation, and
at any time the market value of building is 60 lakh, you can't record it as a 60 lakh. आप उसको 60 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हिस्टोरिकल कॉस्ट इसी बात का है कि उसका वेरिफिकेशन है. मीन्स जिस दिन आपने खरीदा था, आपने कोई न कोई बिल होगा या कोई न कोई टाइटल डीड होगी, उस टाइटल में उसकी कॉस्ट लिखी होगी. तो आपका जो अकाउंटिंग का मतलब भी एक जगह ये आता है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, यानी उसके जो है रिलायबिलिटी होनी चाहिए. रिलायबिलिटी कब होगी? जब उसके आपके पास प्रूफ है. तो यहाँ पर प्रूफ आपके पास में हो सकते हैं कि अगर आपने जो एसेट खरीदी उसको ठीक उसी वैल्यू के ऊपर आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो उसका आपका प्रूफ है. पर मार्केट वैल्यू का कोई प्रूफ नहीं होता. मार्केट वैल्यू कभी शूटअप हो जाती है, कभी डाउनवर्ड्स आ जाती है, और सेकेंडली हम उसके एक्सट्रैक्ट वैल्यू निकाल भी नहीं सकते हैं. तो इसलिए ये कंसेप्ट हम लागू करते हैं कि आप जो उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट लेंगे या कॉस्ट कंसेप्ट लेंगे, जिस समय उन्हें खरीदी थी उसी समय की लेंगे. अब इसका जस्टिफिकेशन जो कहता है कि ये क्यों लेना चाहिए, तो क्योंकि हर बात का जो है कुछ का जो है आपके एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं. तो पहले हम एडवांटेज की बात करें तो कहता है कि ये जो कॉस्ट है ये ऑब्जेक्टिवली आपका वेरीफाइबल है, कि आप जिस कॉस्ट को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है, और जिसके दम पे आप इसको रिकॉर्ड करते हैं. तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलतफहमी या आर्बिट्रेशन नहीं रहता कि अपने मनमर्जी से कोई कॉस्ट आपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं दिखाई है. तो पहला इसका जो है फ़ायदा ये है. दूसरा, इट इज जस्टिफाइड बाय द गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी ये कहता है कि अगर आपकी कोई एसेट है वो लंबे समय तक चलेगी, यू विल ड्राइव द income or the profit from that asset for a long period. If you are purchasing any asset and you treat it as an expense of the current year, then its profit will be derived a number of years. कि मान लो आपने 2 लाख की बिल्डिंग खरीदी, आपने उसी साल उसका एक्सपेंस दिखा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, पर बिल्डिंग की आपको जो है वो प्रॉफिट तो कई सालों तक मिलता रहेगा. तो आपका गोइंग कंसर्न है का भी मीनिंग यही था कि आप कोई एसेट लेके आते हैं तो उसका कई सालों तक आपको बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट की रिकॉर्डिंग आप गोइंग कंसर्न में कर सकते हैं. तो दूसरा ये गोइंग कंसर्न भी इसको एक्सेप्ट करता है. थर्ड कहते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो डिफाइन करना मुश्किल है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर एसेट. इन द आई ऑफ वन पर्सन इट वैल्यू कैन बी हाई, इन द आई ऑफ द अदर पर्सन द वैल्यू कैन बी लो. इट मीन्स आपका डिटर्मिनेशन हर साल नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक बार जो वैल्यू आपने ले लिया हिस्टोरिकल, वो तो एक ही बार लेना है और उसके में भी आपका वेरिफिकेशन है. पर मार्केट वैल्यू तो एसेट की हर साल आपको करनी पड़ेगी, और हर साल की बड़ा समस्या हो जाएगी. फिर हमारे पास कोई एक या दो एसेट तो है नहीं, हमारे पास तो 100 200 हज़ार एसेट्स होती हैं. सभी का मार्केट वैल्यूएशन करना बड़ा टेढ़ा काम है. ठीक है, हाँ जी. अब कहता है कि मार्केट वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम में चेंज भी होती रहती हैं, तो उन चेंज के जो अपडेट रखना रोज़ बड़ा मुश्किल काम है. तो ये आपके जो है 4 चीज़ें इसके पक्ष में थी. और कमियां क्या हैं कि एसेट फॉर विच नथिंग इज़ टू बी पेड नॉट बी रिकॉर्डेड, कि कई बार कुछ एसेट ऐसी हो जाती हैं जो आर्टिफिशियल है, जैसे गुडविल हो गई, पेटेंट हो गई, ट्रेडमार्क हो गया. अब ये आर्टिफिशियल हैं, अब उनकी वैल्यू अपने आप ही बन जाती है. गुडविल है, गुडविल जो है उसको रिकॉर्ड नहीं करते, पर गुडविल जो है वो अपने आप ही बन जाती है. कि जैसे कोई अच्छी लोकेशन पे आपकी दुकान खरीदी गई, कभी ज़माने में दुकान तो खरीदी आपने वैसे नॉर्मल जगह पे, पर अब लोकेशन ऐसी बन गई कि लोकेशन के कारण से उसकी गुडविल ज़्यादा बढ़ गई, तो अब हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो हम क्या करें, फिर तो हम गुडविल की मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. तो इस प्रकार की जगह पर दिक्कत आती है. ठीक है जी. दूसरी कमी ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन फिगर्स ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल सीरियसली डिस्टॉर्टेड, because depreciation based on historical cost will be charged against the revenue at the current price. The inflation यानी आपके वैल्यू जो है एसेट्स की, चीज़ों की, हर चीज़ की बढ़ रही है, उस समय भी आपका जो डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल वैल्यू पे लगता है, जो कि लगता है कि शायद गलत है, हमें उसकी ज़्यादा लगाना चाहिए डेप्रिसिएशन. तो इस प्रकार से इसकी ये कमियां हैं. एक और है, इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट मे नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स. जो मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर्स है, क्रेडिटर्स हैं, उनके लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती. अब कोई बिल्डिंग 10 लाख की है और वो 1 करोड़ की हो गई आज, तो पर बुक में तो 10 लाख ही दिखा रहे हैं, तो उसका इन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं है. तो ये आपका द 7th है, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट. यानी कॉस्ट कंसेप्ट हिस्टोरिकल कंसेप्ट को आप दोबारा फिर बता दूं. कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट में से द एसेट व्हेन परचेज्ड दे शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट.
not the market value or not the artificial value, because it is a verifiable, मीन्स हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपकी सही है कि झूठी है, और इसके जो कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट concept. Dual aspect concept mean कि when a transaction take place there would be effect on two account at least, कम से कम दो अकाउंट के ऊपर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही, चाहे आपकी एसेट और लायबिलिटी हो, चाहे आपकी इनकम या एक्सपेंडिचर हो, तो कम से कम दो चीज़ों पे आपका इफेक्ट पड़ना जरूरी है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात नहीं करें हम, तो डबल एंट्री सिस्टम में जैसे कि अगर आपने कोई एसेट खरीदी है, एसेट खरीदी मान लो, और बिल्डिंग खरीदी, अगर खुद के पैसों से खरीदी तो कैपिटल हो गई, यानी एसेट इज इक्वल टू कैपिटल हो गई। अगर आपने कुछ उधार पे खरीदी है, कुछ घर के पैसों से खरीदी है, तो आपकी हो जाएगी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। तो इसी प्रकार से आपकी कैपिटल किसके बराबर होती है, एसेट माइनस में लायबिलिटी। तो यहाँ पर ये हुआ कि व्हेन एनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस at least two account will be affected and it is called as the dual aspect of dual aspect concept। ये डबल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपका कहलाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि हम रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज कर लेंगे, कब उनको मान्यता दे देंगे। तो आपका जो रेवेन्यू का रिकग्निशन है वो उसी समय हम मान लेते हैं कि जब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की और ट्रांजैक्शन करते ही आपका कोई भी चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंडिचर हो वो आपका इफेक्ट हो गया, तो उसी समय उसको रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कर देंगे, एक्सपेंडिचर को भी और रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज कर देंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपका जो है कोई चीज़ आपने खरीदी और उसकी ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा बिजनेस में एंड ओनरशिप इज ट्रांसफर टू यू, इट मीन्स आपका ये एक्सपेंस हो गया, इसके बदले में आपकी जो है कोई ना कोई पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब एग्रीमेंट किया करते ही आपके ऊपर जो है एक प्रकार से जो रेवेन्यू है उसको रिकग्निशन यानी आपकी लायबिलिटी वो बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आपका कहना चाह रहा है कि रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब यही है कि अगर आपने कोई काम कर दिया तो इनकम आपकी तैयार है, और अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर कर दिया तो आपकी पेमेंटें आपको करने की लायबिलिटी आपकी तैयार हो गई है। तो ये आपकी कहलाती है रेवेन्यू रिकग्निशन। ठीक है, कुछ इसमें आपके एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। तो पहला, इन केस ऑफ सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। ये कहता है कि हमने ये कहा कि जब आपने माल बेच दिया, टाइटल चेंज कर दिया, अगले को दे दिया, तो उसी समय आपको पैसे मिलेंगे। या आपने माल खरीदा, उधार पे खरीदा, जिस समय आपने ले लिया माल उसी समय आपका जो है टाइटल मिलते, रेवेन्यू रिकग्नाइज हो गया। पर एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने कोई इंस्टॉलमेंट बेस पे बेचा है, मान लो कि आप जो है कोई बाइक है, आपको कंपनी के जो है आप शोरूम ले रखा आपने, अगर आपने कोई बाइक जो है बेचा है और वो बाइक की आपकी इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 3 ईयर्स में मिलेंगी, तो यहाँ पर आप तुरंत उस बात को रेवेन्यू को रियलाइज नहीं करेंगे, बल्कि आपके जितनी इंस्टॉलमेंट आती जाएंगी, जितनी रियलाइज होती जाएंगी, वही आपके एक्चुअल सेल मानेंगे, बाकी सेल नहीं मानेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपने कोई चीज़ जो है खरीदी है इंस्टॉलमेंट पे, तो अगले को पेमेंट की मानेंगे उसी दिन जिस दिन हमने पेमेंट की, बाकी चीज़ हमारी लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तो नेक्स्ट ईयर की लायबिलिटी होगी, उससे अगले ईयर की लायबिलिटी हो जाएगी। हाँ जी, इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पोस्टपोन द रेवेन्यू। अब कहता है कि आपका यहाँ पर भी देखा जाए कि जो लंबे चौड़े प्रोजेक्ट हैं कि जिसमें 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं, अब वहाँ पर तो मान लो कि एक ओवर ब्रिज बनाना था कि दैट विल टेक प्लेस है इन 3 और 4 ईयर्स। ठीक है, अब आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें साल तो लगातार ही लॉस होता जाएगा अगर रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं करोगे तो आप।
तो वहाँ पर तो लास्ट ईयर में आपको मिलेगा प्रॉफिट, पहले 5 सालों में तो लॉस ही लॉस दिखाई दे रहा है। तो कहता है कि इट इज़ नॉट सो। इसमें रेवेन्यू रिकग्निशन का मतलब ये होता है कि जितना काम आपने कर दिया उतना आपकी पास में एसेट हो गई कि उसका पैसा आपको मिलेगा। अगले साल आपने कर दिया उतना आप रिकॉर्ड में ले लेंगे, और लास्ट साल में आपने फिर 1/5 पूरा किया तो 1/5 ले लेंगे। इसका लिए हुआ कि आपका जो रेवेन्यू रिकग्निशन है वो इंस्टॉलमेंट बेस पे आपका होगा। एंड लास्ट इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड इवन दो सेल हैज़ नॉट बीन मेड। कि अगर आपका माइनिंग यानी कोयले का अगर है, वहाँ से आप कोयला निकालते हैं और वो एक आपने जो है एक कोल माइन जो है वो 20 ईयर्स की लीज पे ली, मान लो आपने 20 करोड़ की ले ली है, और 20 करोड़ के लिए तो आपने 20 करोड़ की पेमेंट तो आज कर दी, पर ये आज ये नहीं कहेंगे कि हमने आज कर दी तो आज का एक्सपेंस हो गया। नो, ये तो 20 ईयर्स के लिए है। जितना माल हमने 20 ईयर्स के अंदर निकाल लिया वो उस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वहाँ से माल निकाले भले बिके ना, बेचा ना हो चाहे, पर वहाँ से माइनिंग में आपने जितना माल निकाल लिया, जितना कोयला निकाल लिया, उसके हिसाब से आप उनका रेवेन्यू रिकग्निशन करेंगे कि पर टन के हिसाब से कोयले के ऊपर कितना हमारा एक्सपेंस है, तो वो इसके ऊपर होगा। तो ये आपका कहलाता है रेवेन्यू रिकग्निशन। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट। 10th इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट आपका क्या कहता है कि मैचिंग कंसेप्ट जो है वो आपका एडिक्वेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में मदद करता है। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर से मैच करना, और जितना हमारा रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम हमारा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा रेवेन्यू कम है तो हमारा वहाँ पर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि ये हमें चीज़ें वो लेते हैं कि फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल मैचिंग द कॉस्ट विद इन द रेवेन्यू। ये चीज़ें हम उसमें कंसिडर करेंगे। पहला, व्हेन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेदर पेड और नॉट शुड बी शोन एज एन एक्सपेंस। ठीक है, कि पहला तो ये कि आप जब भी कोई अकाउंट बनाते हैं तो जितने भी एक्सपेंस आपके हैं, चाहे वो कैश में पे किए हैं चाहे आपने पे बाद में करने हैं, उनको आप उसी समय रिकग्नाइज कर देंगे, उसी समय उनको मान लेंगे और उनका कंपेरिजन करेंगे। व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर, द पार्ट रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर विल बी शोन इन द एज एन एक्सपेंस ओनली फॉर द नेक्स्ट ईयर। कि आपने जैसे इंश्योरेंस है वो 1 साल के लिए होता है। ठीक है, अभी आपने जो है मान लो आज के दिन ही करवाया है, जुलाई को करवाया, तो नेक्स्ट जुलाई को ख़त्म होगा, तो आप जो है जुलाई टू आपका मार्च 9 मंथ होंगे, तो 9 मंथ का आप ले लेंगे, 3 मंथ्स का नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। यानी करंट ईयर का एक्सपेंस करंट ईयर में, करंट ईयर इनकम करंट ईयर में लेंगे। और थर्ड करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद द एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरिड फॉर टू नेक्स्ट ईयर। कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो जितना पड़ा है उस क्लोजिंग स्टॉक पे जितना एक्सपेंस हुआ है वो उसके साथ में नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देंगे। मान लो आपके पास में जो है वो 12 लाख का जो है क्लोजिंग स्टॉक था, अब उसमें स्टॉक था, सर नॉट क्लोजिंग स्टॉक था 12 लाख का, उसमें से आपका 9 लाख का तो बिक चुका है और 3 लाख का भी हमारे पास में है। अब 12 लाख के ऊपर मान लो कि आपका जो है 1,20,000 और अदर एक्सपेंस है, तो वो भी आपका 10,000 के हिसाब से हो गया। तो आपके वहाँ पर जो है 9 मंथ का तो आपका 90,000 तो वहाँ एक्सपेंस में आ जाएगा, बाकी 30,000 अगले में चला जाएगा। यानी क्लोजिंग स्टॉक प्लस एक्सपेंस इनकर्ड ऑन दैट विल बी आल्सो रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एंड लास्ट इज इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। ये कहता है कि आपका जो एडवांस आया हुआ पैसा, मान लो कि आज किसी ने आपको पैसा दे दिया है नेक्स्ट ईयर का, तो वो हम इनकम नहीं मानेंगे, घटा देंगे उसको। और एक्सपेंस में क्या था कि हमने एक्सपेंस जो अभी कर दिया पर पेमेंट नहीं किया तो वो आप जोड़ देते हैं। यानी इस साल का एक्सपेंस इस साल में मानेंगे, इस साल की इनकम इस साल में मानेंगे, नेक्स्ट जगह तो वो लेस या ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका वजह मैचिंग कंसेप्ट। और नेक्स्ट आपके पास में है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब ये हुआ, ये और लास्ट आपका है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है
कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो फ्री एंड फेयर अनबाइस्ड होना चाहिए, कि आप कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें फ्री होना चाहिए फ्रॉम पर्सनल बायस। और इसमें जो मैनेजमेंट के अदर अकाउंटेंट्स हैं वो दूसरे अकाउंट्स हैं वो भी हम साथ साथ में प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाइबल होने चाहिए आपके वोचर के साथ में, मीमोज के साथ में, या दूसरी किसी चीज़ों के साथ में, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल रिसीट ऑफ मनी एंड पेड इफ फॉर द गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट द ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कॉपी। तो ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये कहते हैं कि आपके जितने भी चीज़ें हैं वेरिफिकेशन के काबिल होनी चाहिए और विदाउट एनी बायस्ड, विदाउट एनी एरर उसमें रिकॉर्ड करने का कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये आपके पास में जो है वो थे आपके 11 टाइप के, हम कहें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहें, या हम उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट कहें, या हम उनको अकाउंटिंग प्रोटोकॉल्स कहें, ठीक है। तो इनके मैंने कई नाम बताए थे, वो आपके पास में ये 11 है। और नेक्स्ट आपके पास में है दैट इज़ अकाउंटिंग कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये तो थे आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट और कन्वेंशन, कन्वेंशन होते क्या एक्चुअल में, कन्वेंशन होते हैं रिवाज। ये तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत ये चीज़ें तो आपकी 11 तो उनके लाइट में की गई, हालांकि फर्स्ट 3 जो अकाउंटिंग में दे रखे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दे रखा है, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, पर दैट आर वाइडली एक्सेप्टेबल दे अकाउंटेंट इन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इनको भी हम एक प्रकार से ये मानते हैं कि ये भी अकाउंट्स जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पार्ट मानते हैं इनको। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास में आता है जी, आपके कन्वेंशन क्या है। कन्वेंशन होता है परंपराएं, रिवाज, ठीक है। परंपराएं या रिवाज, जैसे कि हमारे दिवाली का मौसम आता है तो हमारे यहाँ पटाखे चलाने का रिवाज है, होली आती है तो हमारे यहाँ एक दूसरे पर रंग डालने का रिवाज है, यानी ये आपकी क्या है, ये आपकी कन्वेंशन है, ठीक है। तो आपकी बुक के हिसाब से जो बोलूँ, एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बी डिफाइंड एज कस्टम, कस्टम होता है रीति रिवाज, और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, या जनरल जो प्रैक्टिस हम एक्सेप्ट करते हैं, विच इज़ अडोप्टेड आइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमंग अकाउंटेंट, या तो उनमें लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट है या आपस में स्वीकृति है कि वैसी हाँ चीज़ ये ऐसी करनी चाहिए। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन डिफर फ्रॉम कंसेप्ट, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो डिफर करती है कन्वेंशन से। तो आपका जो है यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कौन कौन से हैं, तो आपका कंसेप्ट और कन्वेंशन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम एक बार जो है ये इस प्रकार से डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये तो आपके पास में होगा बेस, बेस फॉर डिफरेंस, और ये आप लेते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये आपके होगा जी कंसेप्ट्स, और ये आपके पास में होगा जी आपके कन्वेंशंस, कन्वेंशंस, ठीक है। कंसेप्ट तो आपके 11 थे और कन्वेंशन आपके 3 मानते हैं, ठीक है जी। लीगल पोजीशन, पहला तो यह है लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन में कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट हैज लीगल एक्सेप्टेंस, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं पहले वाले को वो आपकी मान्यता है, यानी आपकी लीगल पोजीशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर लीगल पोजीशन है वो एक्सेप्टेबल होती है, एक्सेप्टेबल है यानी लीगल, इसको कानूनी रूप से मान्यता है। जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशन और गाइडलाइंस, ये तो केवल आपके गाइडलाइन हैं, ये आपकी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। दीज आर गाइडलाइंस, और गाइडलाइंस में किस पे है, बेस्ड अपॉन कस्टम, बेस्ड अपॉन कस्टम, ये कस्टम के ऊपर बेस्ड अपॉन है, हम किस प्रकार की चीज़ों को मानते हैं उसके हिसाब से है। यानी ये तो आपके कस्टम के ऊपर बेस्ड है कि उनको मानेंगे, पर ये लीगली मानना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्टेबल लीगली। रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कहता है अकाउंट कंसेप्ट आर बेसिक एजम्पशंस ऑन द बेसिस विच द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, यहाँ पर जो है इनके बेस पे, कंसेप्ट के बेस पे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड,
इनके बेस पे तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि हमने वही सारी चीज़ें पढ़ी हैं कि जो हम जर्नल के अंदर एंट्री करते थे तब उन चीज़ों को मानते थे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलोड बाय प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो तैयार करते हैं उसके अंदर में इन चीज़ों को लागू करते हैं। ठीक है, इसमें तो आपके ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, उसमें आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड रिकॉर्डिंग है। सिग्निफिकेंस, इनका महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस में दीज आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। यानी सिग्निफिकेंस यूनिफॉर्मिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी ये एक रूपता के लिए ज़रूरी है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और ये कहता है कि दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें नॉट इम्पोर्टेंट कन्वेंशन लगाओ या ना लगाओ वो तो यूनिफॉर्मिटी वही दे देंगे, नॉट इम्पोर्टेंट, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड रोल ऑफ पर्सन, रोल ऑफ पर्सनल, PERSONAL, रोल ऑफ पर्सनल, कहते हैं कि देयर आर नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट, इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें पर्सनल जजमेंट का कोई रोल नहीं है। जो आपके डेबिट क्रेडिट के रूल हैं वही आपके लागू होते हैं, जबकि इसमें आपका जजमेंट की नीड होती है, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन क्या होगा, बैड डेट्स कितना परसेंट होगा, क्या होगा, तो आपके कन्वेंशन में ज़रूरी होते हैं। यूनिफॉर्म अडोप्टेशन, तो यूनिफॉर्म अडोप्टेशन है उसका क्या होगा, तो कि देयर इज ए यूनिफॉर्म अडोप्शन ऑफ अकाउंटिंग एंटरप्राइज। तो यूनिफॉर्म अडोप्शन, ये आपका यूनिफॉर्म एडप्शन यहाँ पर होता है। यूनिफॉर्म एडप्शन सभी को एक जैसा करना ही पड़ता है, जबकि इसके अंदर जो है ऐसा अलग हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में इसको कैसे यूज़ करें, कंपनी में इसको कैसे यूज़ करें, या दूसरी चीज़ों में इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पर आपके जो दो चीज़ें चल रही थी, एक आपकी चल रही थी अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो कंसेप्ट आपके जो है टोटल 11 टाइप के हैं और कन्वेंशन आपके 3 टाइप के हैं, जो कि कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। कल हमारा चैप्टर जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम फिर रिवीजन जो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज आस्क। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेता हूँ, देखते हैं।